हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो वेबसाइट होस्टिंग एंड डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में है कि आप अपनी वेबसाइट जब बना लेते हैं किसी भी लैंग्वेज में, HTML में या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके जब आप कोई वेब पेज या वेबसाइट बनाते हैं, उसको लाइव कैसे करें, उसको इंटरनेट पे हम कैसे अपलोड करें ताकि बाकी लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, जब आप HTML में कोई वेबसाइट बनाते हैं कोई टेम्पलेट यूज़ करके या स्क्रैच से खुद से बनाते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर में तो चल रही होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको कहीं पर हम मतलब एक लिंक हो, उसका वेबसाइट का नाम हो, जैसे google.com facebook.com, इस तरह से कोई नाम हो, वो किसी को हम शेयर करें, वो अपने ब्राउज़र में कहीं पर भी दुनिया से कहीं से भी वो ब्राउज़र में लिखे, तो आपकी वो वेबसाइट खुलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए डोमेन एंड होस्टिंग दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा मतलब इसमें ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनके बारे में डिटेल में पूरा समझाना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आएँ तो उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई भी करता हूँ। और जो आपकी रिक्वेस्ट हो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में वीडियो आपको चाहिए, और इसको दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। सोशल मीडिया पे आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। ठीक है, तो वापस आते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो वेबसाइट की डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा सारा प्रैक्टिकली, लेकिन जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक HTML की वेबसाइट है और उसको अगर आप वो आपके कंप्यूटर पे तो चल रही होती है, उसको आप डबल क्लिक करते हैं या VS कोड से लाइव सर्वर के थ्रू चलाते हैं तो वो चल रही होती है आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो इंटरनेट पे बाकी लोगों के कंप्यूटर के पास भी चले, वो ब्राउज़र में उस वेबसाइट का नाम लिखें तो वो चलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब होस्टिंग क्या होती है, जब आप वेबसाइट कोई बनाते हैं, जैसे HTML की कोई वेबसाइट में बनाता हूँ, वो मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, उधर मैं उसको किसी भी ब्राउज़र में, मेरे पास अगर 4 ब्राउज़र हैं, 5 ब्राउज़र हैं, किसी भी ब्राउज़र में अगर मैं उसको डबल क्लिक करके खोलूँगा तो वो खुल जाएगी, वो वेबसाइट मेरे इस कंप्यूटर में चलेगी। मतलब उसको लोकल सर्वर बोलते हैं ना, लोकल एनवायरनमेंट, या आपके लोकली इस कंप्यूटर में चलेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोकल नेटवर्क के साथ, लोकल एरिया नेटवर्क के साथ, सेम वाईफाई के साथ जो लोग कनेक्ट होंगे उनके पास वो हो सकता है खुल जाए। ठीक है, लेकिन उससे बाहर दूसरे वाईफाई नेटवर्क के पास वो नहीं खुलेगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें मतलब एक वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो। ठीक है, आप इस कंप्यूटर को, जो आपके पास कंप्यूटर, इसको भी वेब सर्वर में बना सकता हूँ। कैसे बनाएंगे उसको, पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर इंटरनेट पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, सर्वर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिसके बाद ये आपका कंप्यूटर इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक IP एड्रेस मिलता है ना, वो IP एड्रेस के थ्रू आप ये इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और उसी IP एड्रेस के थ्रू ये कंप्यूटर आपका पोर्ट फॉरवर्ड हो जाता है और फिर कहीं से भी इस कंप्यूटर को कोई भी इस IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मसले होते हैं। एक तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट मतलब आप ही के कंप्यूटर पर पड़ी रहे लेकिन बाकी लोग उसको एक्सेस करें, तो आप अपने कंप्यूटर को एज वेब सर्वर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका कंप्यूटर 24 आवर्स 24/7 खुला रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए, पावर्स का ऑन हो, ताकि बाकी लोग उसको एक्सेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर खुला होगा, तभी उसके अंदर जो वेबसाइट पड़ी है वो रन होगी। ठीक है, दूसरा एक और 24 घंटे उसको इंटरनेट की फराहमी भी मिले, इंटरनेट भी उसके पास होना चाहिए। और इंटरनेट से जब आप कनेक्ट करते हैं तो लोग आपके कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे IP के थ्रू, IP एड्रेस होता है ना एक, उस IP एड्रेस के थ्रू लोग आपके कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे। तो वो जो IP एड्रेस है वो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जैसे अभी मैं PTCL का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो PTCL की तरफ से मुझे एक IP मिला है। ठीक है, वो डायनामिक IP होता है, वो बार बार चेंज होता है, मीन्स अगर दोबारा मैं कनेक्ट करूँगा तो हो सकता है चेंज हो जाए, कल मैं कनेक्ट करूँगा तो हो सकता है IP एड्रेस चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप IP एड्रेस के साथ सेटिंग करेंगे और बार बार अगर आपकी IP चेंज होती रहती है तो वही सेटिंग्स हमें बार बार करनी पड़ेंगी। ठीक है, और जो आपका कंप्यूटर है वो IP के थ्रू ही एक्सेस होता है। ठीक है, और IP के थ्रू आप उसको पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि आपके नेटवर्क से बाहर या इंटरनेट से कहीं से भी वो एक्सेस हो सके। तो ये इतने सारे एफर्ट्स जो हैं वो हमें करने पड़ते हैं। सही है, तो फिर या तो ये सारे एफर्ट्स मैं खुद करूं, ठीक है, एक ये करूं, या फिर इससे बचने के लिए कुछ कंपनीज़ हैं ऐसी जिन्होंने ये सब कुछ पहले से किया हुआ है, उन्होंने पोर्ट फॉरवर्डिंग भी की हुई है, स्टैटिक IP भी रखी हुई है जो कि चेंज ना हो, हर वक्त उनके कंप्यूटर्स ऑन भी रहते हैं, उसका बैकअप भी है, कोई पावर ब्रेकडाउन नहीं आता वहाँ पर, इंटरनेट का भी 24/7 उनके पास नेटवर्क की कनेक्टिविटी है। ये सारी चीज़ें कुछ कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं और फिर वो लोगों को अपना जो कंप्यूटर है वो रेंट पे देते हैं कि बजाय इसके कि आप ये सारी सेटिंग अपने पास करें, आप हमारा कंप्यूटर बना हुआ है, आप हमसे ले लें, जो आपने वेबसाइट बनाई है वो हमारे सर्वर पर रख दें और वो आपकी इंटरनेट पर एक्सेसिबल होगी। और उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, 1 ईयर के लिए या 1 मंथ के लिए, जितनी भी देर के लिए आपको चाहिए वो आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होस्टिंग। वेबसाइट की होस्टिंग, जब आप वेबसाइट बनाएंगे वो किसी होस्टिंग के सर्वर पर रखेंगे ताकि वो इंटरनेट पर एक्सेस हो सके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर डोमेन होती है कि जो होस्टिंग है ना, जैसे मैंने किसी कंप्यूटर के अंदर रख दिया और वो कंप्यूटर होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी एक IP एड्रेस होगी 192.168.something.0.0, इस तरह के नंबर्स होते हैं, तो ये नंबर्स हमें याद रखने पड़ते हैं। तो इस नंबर से बचने के लिए फिर एक और सर्वर होता है जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर, DNS।
ठीक है, तो फिर हमें डीएनएस लेना पड़ता है कि आप इस नेम के अगेंस्ट उसकी वेबसाइट का नाम, एक सर्वर का नाम रखते हैं, ह्यूमन रीडेबल नाम रखते हैं जो कि ईजी हो, जैसे google.com है, facebook.com है, इस तरह का आप एक नाम रखते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ब्राउजर में वो लिखेंगे google.com, तो बैकेंड पे वो आईपी को रिक्वेस्ट जाएगी और उस आईपी जो आपकी होस्टिंग का सर्वर है उस आईपी के पास जाएगी और वहाँ से वो डिटेल सारी आपके पास लेकर आएगी। तो ये होती है डोमेन होस्टिंग। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, जो कंपनीज़ मैंने आपको बताई जो कि होस्टिंग प्रोवाइड्स करती हैं, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर्स इस तरह के बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है एक कंप्यूटर नहीं होगा, उनका ये बिजनेस है तो उनके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे जिसमें ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आपको जितना चाहिए वो आपको दे देंगे। लेकिन जब हम वेबसाइट कोई बनाते हैं, लेट से हम HTML की वेबसाइट की बात करते हैं, तो HTML की अगर आप कोई टेम्पलेट डाउनलोड करके उसमें चेंजेस करें, अपनी वेबसाइट बनाएं, ऐसी स्टैटिक कोई वेबसाइट बना लें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर इमेजेस या वीडियोज़ हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 MB 100 MB इतना उसका फाइल्स का स्पेस होता है। ठीक है, ये फाइल्स होती हैं जो कि आपको होस्टिंग पे रखनी होती हैं। तो अब सिर्फ 50 या 60 MB की फाइल्स के लिए आप पूरा कंप्यूटर तो रेंट पे नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है, अगर पूरा कंप्यूटर लेंगे तो उसका रेंट भी ज़्यादा होगा। तो अगर 50 या 60 MB की आपके पास फाइल्स हैं जो कि इंटरनेट पे होस्ट करनी है, उसके लिए पूरा कंप्यूटर मुझे नहीं लेना होता, तो उन्होंने कुछ डिफरेंट पैकेजेस बनाए होते हैं। एक और टर्म होती है शेयर्ड होस्टिंग, तो वो शेयर्ड होस्टिंग देते हैं कि मतलब एक ही कंप्यूटर है, उसमें आपको जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस दे देंगे। लेट से आपने वेबसाइट बनाई है जो कि 200 MB की है या 1 GB की है, तो उनके पैकेज होते हैं डिफरेंट कि आप 200 GB का पैकेज ले लें, 1 GB का ले लें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लें, और बाद में उसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट का स्पेस बढ़ रहा है और आपके सर्वर का स्पेस कम है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये सब कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ये हमें परचेज करने पड़ते हैं, होस्टिंग भी और डोमेन भी, और इनकी ईयरली फीस होती है, डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट हो सकती है। सही है, नॉर्मली अगर आप देखें बहुत सारी गूगल पे आप सर्च करके देखें, आपके पास एड्स भी आ रहे होंगे। आप गूगल में होस्टिंगर है, गोडेडी है, नेम चीप है, ब्लू ओशन है, इस तरह के बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ये $5 $10 से लेके $30 $40 पर मंथ या पर ईयर तक भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसे कम में भी मिल जाए। और फिर बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं जैसे अमेज़ोन है, गूगल है, उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग है, अमेज़ोन का AWS सर्वर होता है, और गूगल का भी गूगल क्लाउड सर्वर होता है। तो इस तरह के पूरे पूरे सर्वर्स भी आपको मिलते हैं, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जाहिर सी बात है ये परचेज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि आपने एक टेम्पलेट बनाया है या एक HTML की वेबसाइट बनाई है, उसको इंटरनेट पर लाइव कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम परचेज़ नहीं करना चाहते तो कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि फ्री में डोमेन और होस्टिंग देती हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, वो फ्री में आपको डोमेन भी देंगे, एक होस्टिंग भी देंगे, एक स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप अपनी जो भी वेबसाइट बनाइए वहाँ पर रखें, और उसका एक नेम होगा, उस नाम से आप उसको एक्सेस करेंगे तो वो पूरी दुनिया से कहीं से भी इंटरनेट से एक्सेस हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। आप गूगल में सर्च करेंगे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो इसी तरह की एक हम सर्च करेंगे और फिर उस पर अकाउंट बना के अपनी वेबसाइट एक बना के उस पर अपलोड करेंगे, और फिर उसको कोशिश करेंगे कि वो इंटरनेट पे लाइव हो जाए। ठीक है, तो उसको फ्री डोमेन होस्टिंग बोलते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर इसके बारे में हम सर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि मैंने टेम्पलेट इंटरनेट से डाउनलोड किया है, HTML CSS का, जिसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं। एक स्कूल की वेबसाइट है, लेट से ये मैंने बनाई है, इसको मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ। आप जो भी चेंजेस इसमें करना चाहें, चेंजेस करने के बाद इसको मैं इंटरनेट पे अपलोड करना चाह रहा हूँ। पहले ये लोकल ही है, मेरे पास कंप्यूटर में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर मैंने रखी हुई है। डेस्कटॉप के अंदर ये फोल्डर है, और यहाँ पर ये इस वेबसाइट की पूरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं 5 फाइल्स हैं, और भी वेबसाइट की फाइल्स होती हैं, इमेजेस हैं, आइकन हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, CSS की फाइल्स हैं, ये बहुत सारी फाइल्स हैं, ये सब मुझे अपलोड करनी होंगी। ठीक है, तो पहले सर्वर डोमेन एंड फ्री डोमेन एंड होस्टिंग ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हम कोई अकाउंट बना लें। तो यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्री होस्टिंग एंड डोमेन, तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। जैसे अमेजोन भी ऑफर करता है, लेकिन वो फ्री ट्रायल होता है, आपको पहले कुछ पैसे देने होते हैं, फिर 1 मंथ तक आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको ये ऑफर करती हैं। ठीक है, एक 000 वेब होस्ट है, एक इन्फिनिटी फ्री है, तो हम इन्फिनिटी फ्री वाले को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मुझे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब मेरा पहले से अकाउंट है, तो मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मुझे पासवर्ड इसका याद नहीं है, तो हम इसके फॉरगेट पासवर्ड में जाते हैं, और इसको मैं पासवर्ड की लिंक सेंड करता हूँ। उन्होंने मुझे लिंक सेंड की होगी, तो वो लिंक हम यहाँ से पासवर्ड को कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे लिंक सेंड की है, और रीसेट पासवर्ड पे हम क्लिक करते हैं, और ये कह रहा है कि अपनी ईमेल एंटर करें, मतलब फॉरगेट पासवर्ड, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ था। आपका नहीं होगा तो आप यहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हम रैंडम सा कोई पासवर्ड इसका रख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि पासवर्ड रीसेट का जो टोकन है वो इनवैलिड है, क्योंकि मेरे ख्याल में वहाँ से हमने दोबारा भी सेंड किया है। तो
ठीक है, पासवर्ड हमारा रीसेट हो गया। तो वापस आते हैं यहाँ पर, अब हम बैक टू लॉगिन में आके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जो भी मैंने पासवर्ड रीसेट किया था उसके साथ में लॉगिन हो गया। तो ये मुझे लॉगिन इसमें लेकर आ गया। अब हम यहाँ पर ये इस तरह से जब आप लॉगिन करके आएंगे तो आपके पास इस तरह का अकाउंट होगा। ये फ्री डोमेन होस्टिंग की कंपनी है जो कि आपको फ्री में होस्टिंग और डोमेन देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसमें फ्री वाले अकाउंट में आप 3 अकाउंट्स 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से एक वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अभी जो वेबसाइट हम अपलोड करना चाह रहे हैं उसका नाम है SBS। ठीक है, तो वैसे तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अब इसके कुछ प्लान्स हैं, मुझे फ्री वाला प्लान चाहिए, बाकियों को हम नहीं देखते हैं। तो क्रिएट वाले फ्री पे क्लिक करते हैं। अब इसमें आपसे पूछेगा कि आपके पास डोमेन ऑलरेडी है या आप फ्री डोमेन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो वो आप दे सकते हैं, या फिर आप फ्री डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि सब डोमेन होगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस वेबसाइट का नाम मैं रख रहा हूँ SBS। ठीक है, SBS डेमो, बल्कि इसका नाम रखते हैं SBS डेमो। और वेबसाइट का नाम हम ये सब डोमेन्स हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेते हैं। ठीक है, free.nf है, rf.gd है, ठीक है, 000.pe है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मुझे rf.gd पसंद है, तो वो हम, क्योंकि छोटा सा सिंपल है, तो मैं उसको रखता हूँ। तो ये पहले अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि ये पहले से बना तो नहीं हुआ। ठीक है, अवेलेबल है मतलब आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम होगा sbsdemo.rf.gd। यूज़र नेम इसका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। पासवर्ड इसका ये है, ये पासवर्ड आपको कॉपी करके रखना पड़ेगा। तो इसको मैं कहीं पर रख लेता हूँ कॉपी करके कि ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। और ईमेल आपकी वही होगी। ठीक है, ये कह रहा है कि ईमेल का कंसेंट, मतलब आपको ईमेल भेजे या ना भेजे उसको अप्रूव कर दें। और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और वेबसाइट को लाइव होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी वेबसाइट अब बन गई। अब हमें वो फाइल्स अपनी अपलोड करनी होंगी उधर। ठीक है, तो जब मैं इसको वेबसाइट अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपके पास यहाँ पर ओपन कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होगा। तो आप ओपन कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें तो इस वेबसाइट जो आपने बनाई है उसका कंट्रोल पैनल खोल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मतलब इसके आप टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करें, और ये आपके सामने एक कंट्रोल पैनल, सी पैनल इसको बोलते हैं, वो खोल देगा। ठीक है, तो ये सी पैनल आपकी वेबसाइट जो आप बनाने जा रहे हैं उसका कंट्रोल पैनल है। सही है, तो यहाँ पर अब आपको अपनी फाइल्स अपलोड करनी होगी। तो फाइल्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक ऑनलाइन फाइल मैनेजर होता है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो इस पर ऑनलाइन फाइल मैनेजर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये इसका ऑनलाइन फाइल मैनेजर आ जाएगा। तो ये आपके सामने इस तरह का एक फोल्डर आएगा, जैसे हम लोकली करते हैं ना वेम्प या जेम में, तो वहाँ पर एचटीडॉक्स का फोल्डर होता है, उसके अंदर हमें सारी फाइल अपलोड करनी होती है। तो जब आप ओपन करेंगे, ये सिर्फ इन्फिनिटी फ्री है, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट लेआउट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन इसी तरह के होंगे। फाइल मैनेजर होगा, और फाइल मैनेजर के अंदर एचटीडॉक्स या रूट डायरेक्टरी होगी, उधर आपको फाइल्स अपलोड करनी होती है। ज़्यादातर पब्लिक एचटीएमएल की फाइल होती है, फोल्डर होता है, उसके अंदर आपको फाइल्स अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर मुझे एचटीडॉक्स के अंदर यहाँ पर फाइल्स अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल बना भी सकता हूँ। यहाँ पर देखें, न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है कि आप न्यू फाइल बना के देखें। पहले मैं टेस्ट करूँ कि ये चलती है या नहीं। तो इस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ index.html। आपको पता है वेबसाइट की मेन फाइल जो होती है उसका नाम होता है index.html। और यहाँ पर आप इस फाइल का कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिंपल सा, कुछ भी हम लिख देते हैं कि आवर वेबसाइट कमिंग सून। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब ये फाइल मैंने अब अपनी वेबसाइट को हम खोल के देखते हैं कि वो चलती है या नहीं। तो आपकी वेबसाइट का जो नाम था वो यहाँ पर लिखा होगा, जो आपने वेबसाइट बनाई है, आप उस पर जाएँ। ठीक है, तो आपने जो वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट का नाम, जो एड्रेस है वो यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा। ठीक है, ये है sbsdemo.rf.gd जो लिंक है। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पर, तो आपके सामने वो पेज जो अभी हमने बनाया है वो आना चाहिए। देखें, वो पेज आ गया जो अभी हमने बनाया था। तो इसी तरह से अगर ये HTML का पेज आ रहा है तो हम अपनी फाइल्स भी अपलोड करेंगे तो वो भी आ जाएंगी। तो चलें, अभी अपनी फाइल्स को हम अपलोड करते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मुझे मेरी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स हैं सब मुझे यहाँ पर अपलोड करनी होंगी, सारे फोल्डर सब कुछ इधर मेन डायरेक्टरी में इधर। ठीक है, तो चलें इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड फोल्डर भी कर सकते हैं, अपलोड फाइल भी करते हैं। अब ये फ्री वाली डोमेन होस्टिंग है ना, तो इसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन है। अगर आपकी फ़ाइल की साइज़ ज़्यादा है तो वो अपलोड नहीं होती। कई दफ़ा हम देख लेते हैं कि अगर इसकी टोटल फाइल की साइज़ जो है वो कितनी है, तकरीबन 7-8 MB है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इसको फाइल बाय फाइल या फोल्डर बाय फोल्डर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो पहले कह रहा है अपलोड फाइल, तो फाइल पहले सारी अपलोड कर लेते हैं। तो ये पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, SBS। ठीक है, ये है। तो इसके अंदर देखिए मेन जो फाइल्स हैं जो कि यहाँ पर अपलोड होंगी, इसी पैटर्न में आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आप फोल्डर्स भी अपलोड करेंगे, फाइल्स भी अपलोड करेंगे। तो ये मेरी मेन फाइल्स हैं, पहले मैं फाइल्स को अपलोड कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि index.html के साथ पहले भी पड़ी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, इसको अपलोड कर दो, रिप्लेस कर दो।
ठीक है, तो चारों फाइल्स आपकी आ गई। अब इसके अंदर CSS और वो चीज़ें नहीं है, लेकिन फाइल्स आपकी आ गई। अब आपको फोल्डर्स भी वो अपलोड करने होंगे, डिपेंड ऑन योर वेबसाइट जो आपने बनाई है कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो फाइल्स तो मेरी आ गई। अब मुझे ये चारों पांचों फोल्डर्स भी अपलोड करने हैं। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर भी फाइल्स होंगी, तो यहाँ पर अपलोड फोल्डर का भी ऑप्शन है। तो वन बाय वन हम करते हैं, पहले CSS वाले फोल्डर को अपलोड करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 7 फाइल्स हैं, देखते हैं कि ये जल्दी हो जाती है या नहीं। CSS हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम बाकियों को भी ट्राई करते हैं। CSS के बाद मेरे पास फ़ॉन्ट्स का फोल्डर है। अब फ़ॉन्ट्स के फोल्डर में बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, तो मतलब इतनी बड़ी तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम कि अच्छा, यहाँ से मुझे अपलोड फोल्डर पे क्लिक करना होगा। अपलोड फोल्डर, देन फ़ॉन्ट्स, अपलोड। ठीक है, तो ये अपलोड करेगा। अब इसके अंदर देखें 25 फाइल्स हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कर ले, क्योंकि फ्री वाली होस्टिंग है ना, तो इसके अंदर फिर कुछ लिमिटेशंस हो सकता है हो, डिपेंड आपके इंटरनेट के कनेक्शन पे भी करता है। तो 10-11 हो गई हैं। मतलब अगर बीच में कहीं रुक भी गया तो हम देख लेंगे कौन कौन सी फाइल नहीं हुई, वो हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो सब तक सही जा रहा है। 16, 17, 18, 19। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है बीच में कहीं पर रुक जाता है, आपके साथ भी हो सकता है इस तरह का इशू हो। तो आप फिर जहाँ पर रुक जाए फिर हम देख लेते हैं कि कितनी फाइल्स हैं, वो नहीं हुई कितनी क्या हुई। ज़्यादा फाइल्स होंगी तो हो सकता है ये मसला करे। अभी 25 फाइल्स हैं, लास्ट वाली फाइल हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये हो जाए और रुके ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जाके ये रुक गया। तो चलें, इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं। और फ़ॉन्ट्स की फ़ोल्डर वैसे आ गया है, और फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर के अंदर मतलब कुछ फाइल्स आ गई हैं, हो सकता है एक दो फाइल मिसिंग हो। तो वो हम बाद में देख लेंगे कि कौन सी फाइल मिसिंग है, लेकिन इतना मतलब फ़ॉन्ट्स की फाइल आ गई। अब इसी तरह से एक और फोल्डर है, अपलोड फोल्डर। फ़ॉन्ट के बाद हमारे पास आइकन्स का फोल्डर है, आइकन का फोल्डर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ज़्यादा फाइल्स ना हो। ठीक है, अपलोड फोल्डर, आइकन। ठीक है, फिर इमेजेस को करके देखते हैं। इमेजेस के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स हैं। अपलोड फोल्डर, इमेजेस। ठीक है, इसके अंदर 19 फाइल्स हैं। तो देखते हैं। इमेजेस वेबसाइट के अंदर जो स्पेस होता है ना, ज़्यादातर वो इमेजेस और वीडियोस का होता है, इमेज का साइज़ ज़्यादा होता है। तो इसमें भी ये इशू करेगा, लेकिन 9 फाइल हो चुकी हैं। जो कोई फाइल मिस हो गई तो फिर उसको बाद में देख लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी फाइल्स हमारी हो जाएंगी। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट का जो सारे फोल्डर और फाइल्स हैं मैं एक ही दफ़ा में कर सकता था, लेकिन ये क्योंकि फ्री वाली होस्टिंग है तो इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। बाकी अगर ये एक्चुअल होस्टिंग होती तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में भी कर सकते हैं, या जिप फाइल अपलोड करके भी कर सकते हैं। अब इमेजेस का फोल्डर भी आ गया। इमेजेस के पास आपके पास सिर्फ जेएस का फोल्डर रहता है। जेएस का फोल्डर, आइकन्स का फोल्डर नहीं आ रहा, तो उसका हम कुछ और तरीका निकालते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर देखें 38 फाइल्स हैं। तो अब देखें इसमें से कितनी होती हैं कितनी नहीं होती। जो नहीं होंगी फिर हमें दोबारा से करनी पड़ेंगी। तब तक हम वहाँ पर देख लेते हैं कि आइकन्स के अंदर क्या है कि नहीं हो रहा। अब आइकन्स के अंदर फाइल्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, बस जावास्क्रिप्ट का है। जावास्क्रिप्ट देखते हैं कितनी होती है। 19 हो चुकी हैं, 20, 21। होपफुली मतलब वो जो यूजुअली क्या होता है कि एंड में ही जाके फंसता है, तो देखते हैं। हो गई, कहीं पर भी नहीं फंसा, सारी फाइल हमारी अपलोड हो गई। ठीक है, तो अब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे वापस दोबारा। यहाँ पर आके मैं जस्ट रिफ्रेश करूँगा तो आपकी जो वेबसाइट मैंने लोकली बनाई थी आपके सामने, वो अब यहाँ पर लाइव खुल जाएगी। ठीक है, देखिए खुल गई। इसी यूआरएल पे आप कहीं से भी इंटरनेट से खोल के देखें, मैं अपनी फ़ोन पे इसको ट्राई करता हूँ। तो वहाँ पर भी आप खोल के देखें तो वहाँ पर भी खुलेगी। कहीं से भी आप इसका जो यूआरएल है spsdemo.rf.gg, वहाँ पर ये खुल जाएगी। अच्छा, अब ये तो एक दफ़ा तो मतलब अपलोड हो गई। अब अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है इसी वेबसाइट के अंदर, लाइव चेंज करनी है, मतलब इंटरनेट पर चेंज करना है, तो वो कहाँ से कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो वो भी आपका फाइल, आपकी आपकी फाइल्स ये हैं। अब जो भी आप चेंज करेंगे आपको इधर करना होगा। ठीक है, अभी ये आपकी वेबसाइट का मेन पेज है। ठीक है, अब मेन पेज के अंदर ये जो लिखा हुआ है स्केटिंग बोर्ड स्कूल, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना,
तो अब जाहिर सी बात है, इसका आपको पता है कि जो मेन फाइल है वो कौन सी फाइल होती है, वो फाइल होती है index.html। तो यहाँ पर index.html की फाइल है, इसके अंदर मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ पर इधर भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इस फाइल को डाउनलोड करके और फिर दोबारा अपलोड कर दूँ। या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास फाइल ये पड़ी हुई है ना ऑलरेडी, index.html की फाइल इधर पड़ी है। इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। ठीक है, अब VS कोड के अंदर मैंने ओपन कर लिया, और जो चीज़ मुझे चेंज करनी थी उसको देखते हैं कि वो कहाँ पर है। तो मुझे ये जो स्केटिंग बोर्ड स्कूल है ना, इसको मुझे चेंज करना है। तो इसको मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल स्केटिंग बोर्ड स्कूल के बजाय मैं इसको कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल स्केटिंग बोर्ड स्कूल को हटा के इसको मैं कर रहा हूँ, या कुछ और चेंज करते हैं। ठीक है, इसको मैं अपना नाम लिख देता हूँ इधर, नईम स्केटिंग स्कूल। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, इसको सेव किया, और यहाँ पर आप लोकली चला के देखेंगे तो ये चेंज हो चुका होगा इस फर्स्ट वाली फाइल में। ठीक है, चेंज हो गया, लेकिन आपकी जो लाइव वेबसाइट है इंटरनेट पे, वहाँ पर चेंज नहीं हुआ होगा अभी, क्योंकि वहाँ पर आपने फाइल अभी अपलोड नहीं की। अब जो आप वहाँ पर पुरानी फाइल अपलोड है, जो आपने चेंज किया है वो अपलोडेड नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कौन सी फाइल में चेंज किया है, इंडेक्स वाली फाइल में। तो बाकी सारी तो ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड है, मैं जस्ट इंडेक्स की फाइल अपलोड कर दूंगा तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपलोड पे क्लिक करूँगा, एक ही फाइल मुझे करनी है अपलोड फाइल, और यहाँ से जस्ट आप वो फाइल सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपने चेंज किया है। ठीक है, यहाँ से अगर आप डेट मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो जिस फाइल में चेंज किया है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, index.html। इसको क्लिक करें तो ये कह रहा है कि फाइल पहले से मौजूद है, इसको रिप्लेस करना है। तो जाहिर सी बात है मुझे रिप्लेस ही करना है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा खुद ही। ठीक है, हो गया। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास जो हमने टेक्स्ट चेंज किया है वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, ये चेंज हो गया, मतलब एक स्लाइड में मैंने किया है, बाकी में नहीं किया, एक स्लाइड में मैंने किया है तो वहाँ पर ये चेंज हो रहा है। मतलब इस तरह से आपको जो भी चीज़ चेंज करनी हो, जिस फाइल में करनी हो, तो वहाँ पर जा कर सकते हैं। जैसे अभी ये अबाउट के पेज पे हम जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि अगर आपने बना तो दी, लेकिन अगर आपको एडिट करना है तो कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये मुझे ईमेल और फ़ोन नंबर चेंज करना है, अब तो आप देख सकते हैं कि about.html की फ़ाइल है। ठीक है, तो ये about.html की फ़ाइल यहाँ पर पड़ी है, इसको भी VS कोड में खोल लें। अब मुझे फ़ोन नंबर और ये चीज़ें चेंज करनी है, तो आप देख लें कि ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लोकेशन है, यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ 923466879413, और ईमेल भी मैं अपनी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये स्टैटिक वेबसाइट है, तो जो भी आपको चेंजेस करनी होंगी कोड में करनी होंगी, इसीलिए फिर हमने वर्डप्रेस भी पढ़ा था कि वर्डप्रेस में जो चीज़ें आप करते हैं फिर आपको कोड में चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप वर्डप्रेस के एडमिन से ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने चेंज किया लोकली, पहले देखते हैं कि ये चेंज हुआ है या नहीं अबाउट वाले पेज पे। तो अबाउट वाले पेज पे मैंने नंबर और ईमेल चेंज किया है, चेंज कर दिया। बाकी भी जो चीज़ आपको चेंज करनी हो आप कर दें। अब इस फाइल को भी अपलोड करना होगा, तो आप जाएंगे दोबारा फाइल मैनेजर में, और यहाँ पर ये अबाउट की फ़ाइल पड़ी हुई है, इधर वो आप दूसरी फाइल अपलोड कर दें, अपलोड अपलोड फाइल। अब अबाउट की फ़ाइल देखें सबसे ऊपर आ रही है, क्योंकि आपने इसके अंदर चेंज किया है। इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन करूँगा और अपलोड एंड रिप्लेस करूँगा, तो ये फाइल अपलोड हो चुकी होगी। आप अपनी वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करेंगे तो अबाउट के अंदर जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए आ गए। अब ये आपकी वेबसाइट लाइव है, मतलब आप किसी को भी ये लिंक दे दें वो उसके पास काम करेगा, दुनिया में कहीं से भी कोई भी खोल के देखे ये आपकी लिंक काम करेगी, वेबसाइट आपकी लाइव हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कोई इश्यूज़ हों, कि क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा कुछ रिक्वेस्ट मेरे पास ये थी कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे अपलोड करेंगे, फ्री होस्टिंग पे या लाइव होस्टिंग पे हम कैसे अपलोड करेंगे, तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में। ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट अगर आपके पास है तो वो आप कैसे अपलोड करेंगे। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट को अपलोड करने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि ये हमारी HTML की वेबसाइट थी, तो इसके अंदर जस्ट HTML की फाइल्स और कुछ इमेजेस और ये थी। ठीक है, वर्डप्रेस की जब फाइल वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो उसके अंदर वर्डप्रेस की सारी फाइल्स होंगी, उसका डेटाबेस भी होता है, तो वो सब हमें अपलोड करना होगा, फिर वहाँ पर जाकर डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी करना होगा। तो उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसकी बात सेकंड पार्ट में वो लगा दूंगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप किसी को वो देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।